नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथ से ऑनलाइन कोर्स के बारे में। आप सबकी डिमांड थी कि सर डेमो क्लास तो लेकर आओ, तो मैं आज ये एक डेमो क्लास है वो लेकर आया हूँ आप सबके लिए। और फीस मैंने आपको बहुत पहले बता दी है, 3100 रुपये फ़ीस है पहले 30 बच्चों के लिए, उसके बाद फ़ीस है 3999 रुपये। और इसके अलावा दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कई विद्यार्थियों के कमेंट आए थे कि हम एक साथ पेमेंट अब वह नहीं दे सकते, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके अलावा जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो उसका सोल्यूशन भी इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो ये सब बातें आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं, तो वीडियो आप ज़रूर देखें। इसके अलावा दोस्तों, वीडियो आपको बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं देखनी है, वरना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम एक नई शुरुआत करते हैं। तो चाहे कोई भी टीचर हो, कितना भी अच्छा पढ़ा ले या कितना भी घटिया पढ़ा ले, उसका निर्णय एक वीडियो में अगर आप बहुत ज़्यादा स्पीड में देखेंगे तो नहीं कर पाएंगे। मेरे हिसाब से क्लास है वो एकदम बेसिक से वो शुरू होगी, क्योंकि 11वीं कक्षा आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। 11वीं कक्षा की बुक में से मैंने एकदम से नोट्स बनाए हैं, और आपको प्रैक्टिस के लिए पर्सन वो मिलने वाले हैं। एक भी पर्सन, एक भी थ्योरी का चीज़ या एक भी एग्जाम्पल नहीं छूटेगा। इसके अलावा पासबुक के जो अन्य महत्वपूर्ण पर्सन है वो भी आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा मैंने बुक के बारे में भी इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, और बाकायदा जो जिसने कोर्स लिया है उसके लिए जो मैं वीडियो रिकॉर्ड किया है आज, वही आपको मिल रहा है, वो आपको आगे मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, आज हमने समांतर श्रेणी वो शुरू की है, वो सब चीज़ आपको वीडियो में मिल जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों की जो फीस है वो 3100 रुपये है। पहले 30 बच्चों के लिए ग्रुप है वो एक बनाया गया है, जिसमें जो कोर्स खरीद रहे हैं वो उनको मतलब ऐड है वो किया गया है। तो आपको पता लग जाएगा कि आप 30 के बाद हैं या 30 से पहले हैं। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ। तो आपको पता लग जाएगा हाँ कि 30 बच्चे हो चुके हैं, तो आपकी फ़ीस है वो 3999 रुपये लगेगी। इसके अलावा दोस्तों, कई बच्चों के कमेंट आए थे कि हम एक साथ पेमेंट वो नहीं कर सकते क्योंकि इतने पैसे नहीं हैं। तो दोस्तों, मेरे को पता है कि पैसे नहीं होते हैं, तो उसके लिए दोस्तों यही है कि जैसे 30 बच्चों के अंदर आप आ रहे हैं तो आप 400 रुपये पर बुक हम वो कर सकते हैं। आज आप 400 रुपये कर दें, आपको मैं जोड़ दूंगा। और अगर अगली बुक है आपको पढ़नी है, आपके पास ये एक ऑप्शन होगा इसके अंदर कि आपको पढ़नी है, तो आप 400 रुपये दो। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा कि आप जैसे एक बुक है वो छोटी है, जैसे मैट्रिक्स है वो सारणिक है, उसमें मात्र 2 प्रश्नावली हैं। लेकिन टूडी के अंदर हम बहुत कुछ पढ़ेंगे। टूडी के अंदर लगभग 8-10 हैं, वो टाइम भी काफ़ी लगेगा समझाने में, मतलब मेरे को भी जोर आएगा और आपको भी बहुत ही हार्ड लगती होगी। लेकिन हम एकदम से बेसिक से पढ़ रहे हैं, जैसे 11वीं क्लास के बच्चे पढ़ते हैं, तो आपको आराम से मैं समझा दूंगा। और पर्सन कितने आते हैं वो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, और इसमें भी आपको मिल जाएगा। जैसे हमने जो कोर्स लिया है उस वीडियो में है, और आपको वही मैं इसमें ऐड करके दे रहा हूँ, तो आपको पूरा वीडियो देखेंगे तो सब कुछ समझ जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और वो 3100 रुपये या मतलब 4000 रुपये नहीं कर सकते, तो उनके लिए भी सोल्यूशन ये है दोस्तों, आप कितना भी दे सकें उतना दे दें, या फिर अगर आप 1 रुपया भी नहीं दें तो उसके लिए एकदम से निःशुल्क रहेगी दोस्तों। कोई इसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं मतलब मान लीजिए कि 20 बच्चे पढ़ रहे हैं या 30 बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसमें एक और जुड़ जाएगा। लेकिन आर्थिक स्थिति खराब मतलब हो और आप पढ़े नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपकी इच्छा है कि मैं पढ़ूं और मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, तो आप ज़रूर दोस्तों ले लें। और लेने के लिए क्या करेंगे कि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स के अंदर, जैसे कमेंट यहाँ पर नहीं, जो टेलीग्राम चैनल है उसमें मेरी जो पर्सनल है उसमें आप भेज देना दोस्तों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, ईमेल आईडी भेज देना। इसके अलावा जो आपके पास से जो सर्टिफिकेट होता है वो दोस्तों उसकी फ़ोटो खींच के भेज देना। जैसे जो मतलब बीपीएल कैटेगरी है या कुछ भी, जैसे कोई भी आपकी हो सकती है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि बीपीएल है वही गरीब है, कई ऐसी भी कास्ट होती हैं जिसमें बीपीएल वाला ऑप्शन ही नहीं होता। तो जिसके पास वास्तव में जो पेमेंट देने की स्थिति में नहीं है कि नहीं मैं 3100 रुपये नहीं दे सकता या मैं 4000 रुपये नहीं दे सकता और मेरे को पढ़ना है, तो पैसों की वजह से दोस्तों आप नहीं पढ़ें, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है वो पर्सनल जो टेलीग्राम चैनल पर जो मेरी आईडी है उसके ऊपर आप भेज देना, ईमेल आईडी मैं जोड़ दूंगा और आपको हर दिन क्लास है वो मिल जाएगी। लेकिन आपको मेहनत करनी है और आपकी आर्थिक स्थिति जो अभी अच्छी नहीं है उसको अच्छी बनाना है, क्योंकि सेकंड ग्रेड के अंदर पेमेंट बहुत अच्छा है। आराम से लगेंगे तो आराम से आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो जाएगी उसके बाद। और ये मैं कोई दया नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है तो आपको कोर्स ले लेना चाहिए। और अगर लेते हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है, और अभी आप जो कम फीस दे रहे हैं, मान लीजिए कि आप बिल्कुल भी नहीं दे रहे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जब लग जाएं तब आप अगर 30 के अंदर आ रहे हैं तो 3100 रुपये, और 30 के बाद आ रहे हैं तो 4000 रुपये आप दे देना, वो भी मेरे को मंजूर है। क्योंकि मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, ऐसा तो है नहीं कि मेरी क्लास में भी मतलब 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो फिर 101 हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। मैं तो ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, मान लीजिए एक पढ़े या 100 पढ़े कोई फ़र्क है, वो पढ़ने वाला है नहीं। लेकिन वास्तव में अगर आप पढ़ना चाहते हैं और आपके समझ में आ रहा है और आपके पास पेमेंट नहीं है इसलिए आप नहीं पढ़ सकते, तो ऐसा नहीं है। आप इस
फ्री में भी पढ़ सकते हैं या फिर आप जितना देना चाहें उतने देकर भी पढ़ सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। लेकिन जब आप नौकरी लग जाएं और आपका पहली तनख्वाह वो आए उस टाइम आप पेमेंट कर देना, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो एक साथ पेमेंट नहीं कर सकते उसके लिए भी मैंने बता दिया कि आप 400 रुपये दे सकते हैं। हर बुक के 8 बुक हैं तो 3200 रुपये आपका चार्ज हो जाएगा। और अगर आप मतलब 30 बच्चों के बाद जुड़ रहे हैं तो आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे। वो आपको पता लग जाएगा जैसे ही मैं उस ग्रुप में मतलब डालूंगा जिन्होंने कोर्स लिया है, तो उसमें मेंबर आता है, उसको मेरे को बताने की ज़रूरत है नहीं, उस हिसाब से आपका हो जाएगा। तो ये है दोस्तों डेमो क्लास, आप पूरी देखना और आपके हिसाब से आप देख लेना। इस प्रकार की हम क्लास हम वो हर दिन लेकर आएंगे और जो लेगा उसके फ़ायदा ज़रूर होगा, 100% होगा। और जो जिसकी आपकी जानकारी में कोई सिलेक्शन जिसका हुआ है आप उससे बात कर सकते हैं कि ये बुक कैसी है, इसमें से पर्सन आते हैं या नहीं आते हैं। इसके अलावा अगर कोई जानकारी में नहीं है तो दोस्तों आरपीएससी की वेबसाइट पे जाना, आरपीएससी ओल्ड पेपर लिखना और आरपीएससी ओल्ड पेपर लिखते ही आपको गणित का पेपर वो मिल जाएगा 2018 का, वो डाउनलोड करना। और उसके बाद आप जो टॉपिक मैंने आज पढ़ाया समांतर श्रेणी, उसमें से पर्सन मिला लेना, अगर नहीं है तो मत लेना, और है तो फिर आपको सोचने की ज़रूरत है नहीं। मेरे हिसाब से 3100 रुपये फीस बहुत ज़्यादा नहीं है दोस्तों मैथ्स की, लगभग 20 से 22 हज़ार फीस है। ऑनलाइन कोर्स की फ़ीस भी लगभग 10 हज़ार है, तो 3100 रुपये उससे बेटर करूँगा ये दोस्तों, मुझे विश्वास है। और जो पढ़ेगा उसको पता भी लग जाएगा। लेकिन आपके समझ में आना चाहिए, फीस कितनी भी हो। मान लीजिए अगर कोई फ्री में भी पढ़ा रहा है और आपके समझ में नहीं आ रहा है तो फिर कोई काम का नहीं है। और अगर फीस 20 हज़ार रुपये लग रही है लेकिन आपके समझ में आ रहा है तो दोस्तों आपको लेने में कोई गलती है वो नहीं करनी है, आप ले सकते हैं। क्योंकि रुपए तो एक बार लगेंगे, लेकिन अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आपकी ज़िंदगी भर 60 साल तक वो रुपए आते जाएंगे, उसके बाद पेंशन भी आएगी। तो आपको ज़्यादा सोचना है नहीं, जहाँ पर भी जितने भी रुपए में आपके समझ में आ रहा है आपको ले लेना चाहिए। अब ज़्यादा देर नहीं करनी है, मैं तो इतना ही कहूँगा क्योंकि ऑलरेडी 1 महीना बीत चुका है रिट को। और अगर अभी तक आपने डिसीजन नहीं लिया है कि मेरे को इस कोचिंग में पढ़ना है या यहाँ से पढ़ना है, तो आप बहुत बड़ी मूर्खता वो कर रहे हैं। अभी और ज़्यादा टाइम व्यर्थ है वो ना करें, क्योंकि एग्ज़ाम का कोई भरोसा है नहीं। बहुत ज़्यादा पर पद हैं वो खाली हैं सेकंड ग्रेड में, तो एग्ज़ाम बहुत जल्दी या कभी भी हो सकता है। आपको ये नहीं सोचना कि एग्ज़ाम तो हाँ 2 बार आगे खिसकेगा, क्योंकि करंट में जो 3-4 एग्ज़ाम हुए हैं, ऐसा ही देख लो या पटवारी देख लो या फिर जो कृषि पर्यवेक्षक है या फिर और जैसे आरएएस है, बहुत बच्चों ने ये कहा कि सर एग्ज़ाम आगे कर दो। एसआई के लिए भी बोला था, आरएएस के लिए भी बोला था, लेकिन कोई एग्ज़ाम वो आगे नहीं गई हैं। आप देख लेना, जो भी सेकंड ग्रेड की डेट आएगी उसी दिन आपकी एग्ज़ाम होगी। अब वो डेट फरवरी हो या अप्रैल हो या मई हो, जून हो, लेकिन जून के बाद बिल्कुल नहीं होगी। जून के पहले पहले आपके सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम है वो हो जाएगी। कई बच्चों के ये भी कन्फ्यूजन रहता है कि यार फर्स्ट ग्रेड की पहले होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। आप देख लेना, सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम है वो पहले होगी। और अभी तक सुनने में यही आ रहा है लगभग अप्रैल, आप फाइनल है वो मान के चलो कि अप्रैल मई जून ये 3 महीने में आपकी एग्ज़ाम है वो कभी भी हो सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में अब आगे है, आपको जो आज की रिकॉर्डेड क्लास जिन्होंने कोर्स लिया वो मिल जाएगी, आप देख लेना और अपना डिसीजन है वो आज ही ले लेना। जिसको कोर्स लेना है, जितने रुपए में लेना है, या फिर जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वो मैंने तरीका बता दिया। आप पर्सनल जो मेरा मतलब आईडी है टेलीग्राम पे, उसके ऊपर आप अपना बीपीएल कैटेगरी या फिर कोई विडो है या फिर कोई डिवोर्स है, पेमेंट नहीं है, इसकी वजह से आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है दोस्तों। मैं मतलब एक बच्चे पढ़ रहा है उसकी जगह अगर एक और जुड़ेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप वहाँ से उस प्रकार ईमेल आईडी भेज सकते हैं, आपको लिंक वो मिल जाएगा, वो वीडियो आप देख सकते हैं जितनी बार आपको देखना है। ये भी कोई पाबंदी नहीं है कि आप 2 बार देख सकते हैं, 5 बार देख सकते हैं, आपको जितनी बार देखना है उतनी बार आप देखें। तो दोस्तों अब वीडियो आप पूरा देखना और उसके बाद अपना डिसीजन है वो आज ही ले लेना। नमस्कार दोस्तों, आज से हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथ्स का कोर्स है वो शुरू कर रहे हैं। आप सबको पता होगा दोस्तों कि 28 तारीख माँ सरस्वती का वार है, आज गुरुवार है। तो इसी से हम पूरा मैथ्स का ऑनलाइन कोर्स जो आपने खरीदा है 3100 रुपये का, पूरा स्कूल वाला सिलेबस, जिसमें जो 2010-11 में जो बुक चलती थी 8 बुक, वो पूरा सिलेबस हम लाइन टू लाइन या पूरे एग्जाम्पल क्वेश्चन आपको ऑनलाइन जैसे वीडियो बना रहा हूँ इस प्रकार, या फिर जो ग्रुप हमने बनाया है उसमें आपको एक एक पर्सन मिलेगा, सॉल्यूशन के लिए मिलेगा, आप खुद सोल्व करेंगे, उसके बाद मैं उसके आंसर या सॉल्यूशन है वो भी डाल दूंगा। तो दोस्तों हम पूरी प्रैक्टिस करेंगे। इसके साथ दोस्तों आपको एक और बुक मेरे हिसाब से मैं आपको रिकमेंड करूंगा। क्यों करूंगा? इसके लिए ये है दोस्तों, आपको प्रैक्टिस और अच्छी मिल जाएगी और थोड़े और अच्छे क्वेश्चन, अगर पेपर हार्ड से हार्ड आ जाए तो भी उसमें से शायद बाहर है वो नहीं जाएगा, आपका सिलेक्शन है वो आराम से हो जाएगा। इसलिए आप मेरी माने तो आपको एस आर सैनी है वो बुक लेकर आनी चाहिए दोस्तों, या फिर अगर एस आर सैनी नहीं है तो कोई और बुक, एक बुक आपके पास होनी चाहिए। जो 3-4 बुक होती हैं उनमें से एक बुक अगर आपके पास है तो आपका काम वो निकल जाएगा, क्योंकि थोड़ी और प्रैक्टिस से थोड़े और हार्ड क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ पेपर में जो भी छपेगा वो मेरे जो मैंने पढ़ रखा है उसमें से बाहर वो नहीं जाएगा। इसलिए चाहिए। और क्वेश्चन दोस्तों मैंने बहुत पहले भी बताया था, जब मैंने ये कहा था कि मैं कोर्स लेकर आ रहा हूँ,
तब भी मैं बताया था और आज भी बता रहा हूँ, लगभग 60 से 70%। उस टाइम भी मैंने नहीं बताया कि 100% पूरा पेपर इसी में से आएगा, और आज भी बता रहा हूँ लगभग 60 से 70%। जैसे पूरे 11th और 12th जो सिलेबस है उसमें से लगभग 75 से लेकर 80। अब इस 75 भी आ सकते हैं और 80 भी आ सकते हैं, दोनों ही काम है। तो 80 का आप 70% निकाल लीजिए, लगभग 55%। मतलब 80 में से 55% ये, प्लस 10% हमने छोड़ दिए कौन से 10 तक के, तो 65% दोस्तों आप आराम से कवर कर लेंगे अगर आप जो वर्तमान में चल रही है 9th और 10th की बुक। इसके अलावा जो मैं करवा रहा हूँ ऑनलाइन आपको, ये है 11th और 12th जो 2010-11 सेशन वाली बुक है, ये आप कर लेंगे तो आपकी 90 में से 65 आपका पढ़ा हुआ आएगा लाइन टू लाइन। आपको हर एक वीडियो में से मैं दोस्तों बता दूंगा पेपर होने के बाद कि इस वीडियो में या इस पेज संख्या से ये प्रश्न आया हुआ है। लेकिन जो अभी एग्ज़ाम हुई है 5 से पीछे 2011 है, 13 है, फिर 16 है, 18 है, फिर 18 में एक साइंस के डिपार्टमेंट वाली भर्ती हुई थी। तो ये जो सेकंड ग्रेड अभी 5 से भर्तियाँ हुई हैं उनमें से तो यही ट्रेंड रहा है, और आगे अब 2021 में क्या होगा वो तो दोस्तों भविष्य में है, लेकिन पेपर इन्हीं में से आएगा। इसका एक सबूत ये भी है, जैसे आपने रीट का देखा होगा, रीट के बाद पटवारी का पेपर है, कृषि पर्यवेक्षक है, तो इन सब में जो जीके वाले क्वेश्चन है वो अभी जो करंट में बुक चल रही है उन्हीं बुक में से प्रश्न वो बनाए गए हैं। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर है वो नहीं आ रहा है दोस्तों। तो आपको मतलब सबसे ज़्यादा ध्यान है मेरे अनुसार बेसिक पे देना चाहिए। अगर बेसिक पूरा क्लियर होगा तो जो बेसिक सवाल आते हैं दोस्तों, अगर वो आपने गलत नहीं किए तो सिलेक्शन है वो 100% होता है। चाहे हार्ड प्रश्न है वो दोस्तों आप छोड़ दीजिए, हार्ड परसेंट से जो हार्ड प्रश्न होते हैं उससे दोस्तों मेरिट बनती है, सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन तो बेसिक से ही होगा। अगर आपने रीट के अंदर रीट की भर्ती दी है और आपका अच्छा स्कोर है तो दोस्तों उसमें इजी प्रश्न दे, अगर वो आपने सभी सही कर दिए तो आप आराम से रीट के अंदर भी सिलेक्शन ले रहे हैं। लेकिन अगर कोई इजी पर्सन आपका रीट के अंदर गलत हुआ तो दोस्तों आप सिलेक्शन की दौड़ से बाहर है। वही यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ सेकंड ग्रेड में जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, अगर आपने वो भी कर लिए तो आपका सिलेक्शन कोई रोकने वाला है नहीं। आप हार्ड क्वेश्चन के पीछे मत भागिए, यही मैं कहूँगा। और आगे जो वीडियो बनते जाएंगे उनमें मैं आपको बताता जाऊँगा कि कौन से क्वेश्चन है वो किस प्रकार किए जाएंगे। शॉर्ट ट्रिक की हम 100% बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों जो क्वेश्चन बनते हैं वो टॉपिक आपको ज़्यादा ध्यान देने हैं कि यहाँ पर से, जैसे आज हम जो समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं उसमें भी मैं बता दूंगा कि जो पीछे वाली जो एग्जाम का ट्रेंड है वो इन टॉपिकों में से प्रश्न वो ज़्यादा बनते हैं, तो उनको ऊपर आपका फोकस वो ज़्यादा रहना चाहिए। बाकी पता नहीं क्वेश्चन एकदम से ईजी भी बन जाए और एकदम से हार्ड भी बन जाए, तो आपको दोनों चीज़ें वो करनी है। इसके अलावा साथ में दोस्तों आपको ऐसा श्रेणी वाली बुक रखनी है। क्यों रखनी है? क्योंकि इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे मैं जो आपको प्रैक्टिस करने के लिए पूरे बुक के क्वेश्चन दूंगा तो वो क्वेश्चन भी बहुत हैं, लेकिन उसके साथ इससे थोड़ा टफ लेवल आता है दोस्तों। जो 2010-11 वाली बुक थी उससे थोड़ा सा टफ जो पर्सन है वो आपको एस आर सैनी में मिलेंगे, और कुछ नए क्वेश्चन भी मिलेंगे क्योंकि कुछ क्वेश्चन उनमें भी नहीं है। तो आपको एस आर सैनी वाली बुक लेकर आनी है। और ऐसा नहीं है कि हाँ इसका एक एक पर्सन मेरे को क्यों नहीं आ रहा मैं तो ये निकाल के छोड़ूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसमें से जो भी पर्सन आपको आए आप उनकी प्रैक्टिस है वो 3-4 बार कर लेना, क्योंकि जितनी ज़्यादा बार रिविजन करेंगे उतना ही बार आपके दोस्तों समझ में ज़्यादा आएगा। और जो पर्सन आपको पहले नहीं आ रहा था वो बाद में आने लगेगा। ये सब रिवीजन की ताकत होती है दोस्तों। तो आप ये मैटर है वो कम पढ़ें लेकिन ज़्यादा बार पढ़ें, ये सिलेक्शन करवाने वाली चीज़ें हैं दोस्तों। और आप देख लेना, आप समांतर श्रेणी है, आप भले ही मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लेना, लेकिन साथ में अगर आप प्रैक्टिस ऐसा सैनी से करेंगे तो आपके लिए और भी फायदेमंद होगा। एक तो आपके लिए पर्सन है वो 100-200% और मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। दूसरा दोस्तों आपको मान लीजिए कि कुछ नई चीज़ें ज़रूर मिलेंगी एस आर सैनी वाली बुक में, जो यहाँ पर 11th और 12th में नहीं मिलेंगी वो एस आर सैनी में मिल जाएंगी। तो कम से कम एस आर सैनी वाली बुक में आपको जो थ्योरी दे रखी है वो पढ़नी है। इसके अलावा दोस्तों जो एग्जाम्पल दे रखे हैं हर एक टॉपिक के लगभग 40-50-60 एग्जाम्पल हैं वो करने हैं। इसके अलावा उसमें दोस्तों पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, सॉरी पार्ट डी, इस प्रकार पार्ट बनाए हुए हैं। तो कम से कम आपको पार्ट ए की प्रैक्टिस करनी है। पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी में नहीं जाना है दोस्तों, क्योंकि आप आईआईटी नहीं कर रहे हैं या ना ही आप गणित में पीएचडी कर रहे हैं, आपको सिर्फ सिलेक्शन लेना है। तो आप सिलेक्शन के लिए ये दो चीज़ें वो बहुत मतलब बहुत आपके लिए काफ़ी हैं। इतना नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा तो मेरे हिसाब से आपको इतनी चीज़ें वो कर लेनी है। अब दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और आज ही पहला दिन था इसलिए हमने इतना ही मतलब टाइम वो लगा दिया। बाकी हर दिन हम शुरू करेंगे और फटाफट चलते जाएंगे। पूरा सिलेबस पहले हम कवर करेंगे, उसके बाद हम डाउट वाले सेशन भी रखेंगे। जो हमने ग्रुप बनाया है, जिन्होंने मतलब कोर्स लिया है, जो ग्रुप बना है आपका, वहाँ पर आप क्वेश्चन भेज सकते हैं। उसमें ऐसी कोई पाबंदी आपके ऊपर नहीं लगाई गई है कि आप फ़ोटो शेयर नहीं कर सकते। हाँ तो ये देखिए दोस्तों हम आ गए हैं समांतर श्रेणी, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, अलजेब्रा में हम
एपी से शुरुआत कर रहे हैं और इसमें जितने क्वेश्चन आते हैं वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि आपको हर एक वीडियो देखना है मैथ्स से रिलेटेड। जो मैं वीडियो यहाँ पर डालता हूँ वो आप ज़रूर देखें यूट्यूब के ऊपर भी। तो दोस्तों अब इसमें हम शुरू करेंगे समांतर श्रेणी सबसे पहले। अब समांतर श्रेणी के बाद हम गुणोत्तर श्रेणी या फिर हरात्मक श्रेणी है वो चलती जाएंगे एकदम जो सीक्वेंस के अंदर। अब इसमें समांतर श्रेणी में शुरुआत करने से पहले आता है दोस्तों अनुक्रम। अनुक्रम के बाद आएगी श्रेणी, सीरीज, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं श्रेणी, और श्रेणी के बाद आएगा श्रेणी, और उसके बाद आएगा समांतर श्रेणी। अब इसमें दोस्तों अनुक्रम क्या होता है, श्रेणी क्या होता है, श्रेणी क्या होता है, तो इन मतलब जो तीनों हैं शब्द या फिर एक ही चीज़ है या फिर कोई जो फ़र्क है वो हम सब इसमें डिस्कस करने वाले हैं। हर एक चीज़ आपको समझाई जाएगी। फ़र्क सिर्फ इतना है, ये रिकॉर्डेड क्लास है और आप जो ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं तो वो एकदम से लाइव चलता है और कम्युनिकेशन उसमें थोड़ा अच्छा हो जाता है बजाय इसके। तो अब इसमें दोस्तों हम अनुक्रम क्या होता है सबसे पहले बात करते हैं अनुक्रम की, उसके बाद श्रेणी, उसके बाद श्रेणी, उसके बाद हम समांतर श्रेणी की वो बात करेंगे। तो अनुक्रम जैसे आप मैंने यहाँ पर 5 एग्जाम्पल दे रखे हैं, 2, 5, 8, 11, 3, 6, 12, 24 से। तो इस प्रकार ये एग्जाम्पल दे रखे हैं और इसमें 4 के आगे गुण का निशान है, 1 में क्रॉस है, मतलब 4 तो अनुक्रम हैं और 5 नंबर का है वो अनुक्रम नहीं है। अब क्यों नहीं है दोस्तों ये चीज़ आप समझिए, क्योंकि कोई भी आपसे ऐसे जनरल नॉलेज के लिए भी पूछ सकता है और बाकी इसमें अंदर कोई क्वेश्चन वो नहीं पूछा जाएगा। तो इसमें है दोस्तों 2, 5, 8, 11, मतलब अनुक्रम वो चीज़ होती है जिसमें कोई एक निश्चित नियम का मतलब फॉलो किया जाए। जैसे 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 आएगा, 11 में 3 जोड़ेंगे 14 आएगा, 14 में 3 जोड़ेंगे 17 आ जाएगा। तो इस प्रकार आगे वाली संख्या वो एक निश्चित नियम से हम ज्ञात कर रहे हैं। एक निश्चित नियम होना अनुक्रम में जरूरी है। 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23 इस प्रकार आगे वो संख्याएं चलती जाएंगी, आप खुद ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आगे वाला एग्जाम्पल है 3, 6, 12, 24, 24 के बाद 48, 48 के बाद 96। तो इस प्रकार यहाँ पर हर एक संख्या वो 2 से मल्टीप्लाई होकर अगली वाली संख्या वो हम ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार जो आगे वाला एग्जाम्पल है उसमें दोस्तों ए स्क्वायर, ए की घात 3, ए की घात 4। तो इसमें हर एक संख्या वो आगे वाली संख्या पीछे वाली संख्या को हम ए से मल्टीप्लाई करके ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके आगे ए की घात 5 आएगा, आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं, फिर ए की घात 6 आएगा। तो यहाँ पर भी एक अनुक्रम है। लेकिन 4 नंबर का एग्जाम्पल है जिसमें ना कोई योग बैठ रहा है, ना कोई मतलब माइनस करने पर आ रहा है, ना गुना करने पर आ रहा है। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो इसमें हर एक संख्या, जैसे हर एक संख्या यहाँ पर 1 के बाद 4, 4 के बाद मतलब 5, 5 के बाद 9, 9 के बाद 14, 14 के बाद क्या आएगा आप ज्ञात कर सकते हैं। थोड़ा सा सोचिए, आपको मतलब ये दिमाग को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, आपकी तर्क क्षमता वो बढ़ा देगी। तो दोस्तों इसमें क्या हो रहा है कि आगे वाली संख्या है ना पीछे वाली संख्या का योग है। जैसे 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, और 9 में जैसे 5 जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा। अब फिर 14 और 9 कितने हो जाएंगे दोस्तों। तो इस प्रकार आप ये ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 23, अब 23 की में 14 जोड़ के आगे वाली संख्या ज्ञात कर सकते हैं। फिर उससे पहले वाली संख्या का मतलब एक निश्चित नियम है वो यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं वो अनुक्रम है। क्या हुआ इसमें, जैसे 1, 1 के बाद 4, 4 में 1 जोड़ा तो 5 आ गया, 5 में 4 जोड़ा तो 9 आ गया, 9 में 5 जोड़ा तो 14 आ गया, फिर 14 में 9 जोड़ेंगे तो 23 आ जाएगा। इस प्रकार आगे वाली हर एक संख्या एक निश्चित नियम से हम खुद ज्ञात कर सकते हैं। तो ये भी अनुक्रम है। तो ये 4 तो हो गए अनुक्रम, लेकिन 5वां नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी एक निश्चित नियम हो उसका मतलब फॉलो ये संख्या नहीं कर रही है। जैसे 5 के बाद 6 आ गया, 6 के बाद 2 लिख दिया, 2 के बाद 9 लिख दिया, 9 के बाद 3 लिख दिया, तो ये अनुक्रम नहीं है। तो अनुक्रम के अंदर हम क्या कहेंगे, अनुक्रम क्या होता है, अनुक्रम है दोस्तों एक निश्चित नियम से मतलब ज्ञात हो वो राशियां अनुक्रम कहलाती हैं। ये देखिए साफ साफ परिभाषा लिखी हुई है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि यदि राशियां किसी क्रम से एक निश्चित नियम से लिखी जाएं तो वो अनुक्रम कहलाता है। जैसे 5, 6, 2, 9, 3 इसमें हम कोई नियम नहीं लगा सकते, तो ये अनुक्रम नहीं है। बाकी ऊपर वाली जो 4 एग्जाम्पल हैं वो सब अनुक्रम को फॉलो करते हैं। जैसे 2 के बाद 3, 2 के बाद 5, 5 के बाद 8, 8 के बाद 11, इसमें हर बार 3 है वो जोड़ा जा रहा है, नीचे में 2 से हम गुना करके आगे वाली संख्या है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो ये सब अनुक्रम है और 5 नंबर का अनुक्रम नहीं है। तो अनुक्रम की परिभाषा मैंने आपको बता दी। इसके अलावा अनुक्रम का प्रत्येक पद, ये देखिए अनुक्रम की प्रत्येक संख्या उसका पद कहलाती है। प्रत्येक संख्या जैसे हमने क्या लिखा था, जैसे ये एग्जाम्पल मान लीजिए तो 1 है, 3 है, 5 है, ये सब पद है। तो अनुक्रम की प्रत्येक संख्या उसका पद कहलाती है। इसके अलावा दोस्तों नीचे कुछ एग्जाम्पल और हैं ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो ये देखिए नीचे है 1, 3, 5, 7, 9, 11। अब आगे है मतलब यहाँ पर बंद हो गया, इतनी 6 ही संख्याएं हैं इस अनुक्रम में। तो ये एक परिमित अनुक्रम है। जबकि अगर इसमें एंड सो ऑन लगा देते हम अनंत तक जाती तो ये फिर दोस्तों अपरिमित अनुक्रम हो जाता। और अगर निश्चित संख्या है, निश्चित आपको दे रखी है कि हाँ अनुक्रम है वो सिर्फ 6 संख्या का ही है, तो ये परिमित अनुक्रम है। और यहाँ पर tn पद हम इस प्रकार लिख सकते हैं 2n - 1, जहाँ n है वो
प्राकृत संख्या से निरूपित है वो किया गया है। मतलब प्राकृत संख्या मतलब कहाँ से शुरू होती है दोस्तों, ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या वो क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, परिमित संख्या वो क्या होती है। तो इससे रिलेटेड एक वीडियो में डाल दूंगा अलग से, ताकि सबको ही पता लग जाए। तो प्राकृत संख्या दोस्तों एक से शुरू होती है, आप ध्यान में रखना। प्राकृत संख्या वो एक से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 फिर अनंत तक हम वो चलती जाती हैं। तो इसमें Tn बराबर 2n-1 में n बराबर हम 1 रखेंगे तो 1 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। फिर n बराबर 2 रखेंगे तो 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 माइनस 1 का वो 3 आ जाएगा। इस प्रकार इस अनुक्रम के हम प्रत्येक पद को Tn बराबर 2n-1 में n का मान 1 2 3 4 लिखकर ज्ञात कर सकते हैं। फिर आता है दोस्तों अगला एग्जाम्पल, 2 3 5 7 9 11 अभाज्य संख्याओं का अपरिमित अनुक्रम है जहां nवें पद को विशिष्ट सूत्र से नहीं लिखा जा सकता। अब क्यों नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर विशिष्ट सूत्र हम नहीं बना सकते, ये विशेष सूत्र है जैसे Tn बराबर 2n-1, लेकिन यहाँ पर तो अभाज्य संख्याओं का अपरिमित अनुक्रम है। इसके 11 के बाद दोस्तों 13 आ जाएगा, 13 के बाद 17 आ जाएगा। इस प्रकार ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्याओं को हम किसी विशिष्ट सूत्र से नहीं लिख सकते, क्योंकि वरना 2 नहीं आएगा, 2 आ जाएगा तो 3 नहीं आएगा, फिर 5 नहीं आएगा। तो विशिष्ट सूत्र Tn बराबर 2n-1 इस तरह है, हम अभाज्य संख्याओं को नहीं लिख सकते, लेकिन ये अनुक्रम तो है क्योंकि सभी अभाज्य संख्या इसमें आ रही हैं। इसके अलावा दोस्तों ये देखिए 1 8 27, इसको हम विशेष सूत्र से लिख सकते हैं Tn बराबर n की घात 3, जहाँ n है वो उसी प्रकार प्राकृत संख्या से निरूपित करेंगे, n बिलोंग्स टू n, जहाँ n का मान फिर 1 2 3 4 चलता जाएगा। 1 तो 1 की घात 3 है वो 1 होता है, 2 की घात 3 है वो 8 हो जाएगा, 3 की घात 3 है वो 27 हो जाएगा, 4 की घात 3 है वो 64 हो जाएगा, 5 की घात 3 है वो 125 हो जाएगा। इस प्रकार हम लिख सकते हैं आराम से। उसके बाद दोस्तों अनुक्रम के प्रथम 2 पद लिखकर अन्य पदों को उनके पूर्ववर्ती पदों के रूप में हम लिख सकते हैं। तो ये बातें तो आपको सबको पता ही है कि जैसे 1 3 5 हैं तो फिर आगे वाले पद हम आराम से निकाल सकते हैं। 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हर एक पद है वो उसमें 2 जोड़ने पर आगे वाला पद आ रहा है। तो इस प्रकार हम याद कर सकते हैं। ये हो गया दोस्तों, जैसे 1 4 5 9 14 है, इसमें A1 है वो 1 है, अब प्रथम पद है वो A1 हो गया, ये A2 है वो 4 है, तो an+2 कितना होगा, an+1। अब इसमें A3 हम याद करेंगे। मान लीजिए कि A3 आपसे पूछा जाए कि A3 क्या होगा, तो यहाँ पर n बराबर 1 लिख देना, तो क्या आ जाएगा A3 बराबर, अब यहाँ पर n बराबर हमने 1 लिखा तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और आगे क्या आ जाएगा A2। तो यहाँ पर A1 का मान तो है 1 और A2 का मान है 4, तो 4 + 1 5, और आप देख सकते हैं A3 वाला जो पद है वो 5 ही है। तो इस प्रकार हम निकाल सकते हैं अनुक्रम। अब ये तो बात हो गई दोस्तों अनुक्रम की। अब आता है श्रेणी, सीरीज। सीरीज क्या होती है, तो सीरीज और अनुक्रम में दोस्तों थोड़ा सा फर्क है। ये देखिए यहाँ पर सीरीज या श्रेणी, यदि A1 A2 A3 AN एक अनुक्रम हो तो व्यंजक A1 ± A2 ± A3 ± एंड सो ऑन +- AN +- एंड सो ऑन श्रेणी कहलाती है। मतलब कि अनुक्रम के अंदर हम प्लस या माइनस का निशान लगा देंगे तो वो दोस्तों श्रेणी बन जाएगी। फिर प्रत्येक अनुक्रम के संगत एक श्रेणी होती है जिसमें पदों के मध्य धन या ऋण चिन्ह होता है। धन या ऋण चिन्ह का मतलब है नेगेटिव या पॉजिटिव अगर साइन बीच में हमने लगा दिया, जैसे 1 + 3 + 5 + 8, तो ये है दोस्तों क्या, श्रेणी बन जाएगी ये। फिर तो इसी प्रकार हम, ये अनुक्रम हो गया, अनुक्रम समझ में आ गया। तो अनुक्रम के बाद उसमें अगर हम प्लस और माइनस का निशान लगा देंगे तो श्रेणी बन जाएगी। उसके बाद आता है दोस्तों श्रेणी, प्रोग्रेशन। अब प्रोग्रेशन क्या होता है, एक अनुक्रम श्रेणी कहलाती है यदि उसके पदों का संख्यात्मक मान किसी विशिष्ट नियम के अंतर्गत मतलब बढ़ता या घटता है। अब दोस्तों जैसे हमने बात की पहले कि 1 + 3 + 5 + 7, अब यहाँ पर विशिष्ट नियम लग रहा है ना, हर में 2 जोड़ रहे हैं तो आगे वाली संख्या आ रहा है। तो 1 + 3, जैसे 3 में से 1 घटाया तो 2 आ गया, तो यहाँ पर सार्वंतर है वो 2 हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों प्रथम पद है वो 1, अब 1 में हमने 2 जोड़ा तो 3 आ गया, 3 में हमने 2 जोड़ा तो 5 आ गया, 5 में हमने 2 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर एक विशिष्ट नियम है ना वो लग रहा है, तो ये श्रेणी कहलाएगी। फिर आता है दोस्तों समांतर श्रेणी, ये हमारा टॉपिक है, इसी में से प्रश्न आते हैं। पहले वाली चीज़ें तो सिर्फ समझने के लिए थी। तो श्रेणी है वो क्या होती है, समांतर श्रेणी। तो श्रेणी अगर आपके समझ में आ गई तो समांतर श्रेणी भी आपके समझ में आ जाएगी। इसमें कोई मतलब इतना ज़्यादा टफ टॉपिक है नहीं है। वह श्रेणी जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में कोई नियत राशि जोड़ने और घटाने से प्राप्त होता है समांतर श्रेणी कहलाती है। हमने पहले समझ लिया एकदम से, तो हम ज़्यादा टाइम वो नहीं लगाएंगे। समांतर श्रेणी एक ऐसा अनुक्रम है जिसका प्रत्येक पद उसके पहले वाले पद से अंतर है वो सदैव समान रहता है। इस अंतर को सार्वअंतर कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल से समझाया गया एकदम से 2 + 5 + 8 + 11, तो यहाँ पर पहले वाला पद है वो तो प्रथम पद हो जाएगा। और सार्वअंतर क्या होता है दोस्तों, सार्वअंतर होता है कि 5 में से 2 घटा लो या फिर 8 में से 5 घटा लो, 11 में से 8 घटा लो, हर एक में अंतर वो सदैव समान रहेगा। तो यहाँ पर अंतर कितना है,
3 है, तो सार्वंत्र हो जाएगा 3 और इसको हम डी से निरूपित करते हैं। ये सब बातें आपको पता है, सिर्फ आपको रिकॉल करनी है क्योंकि आपने बहुत पहले ये पढ़ लिया है, काफ़ी दिन बीत गए हैं, तो आपको एकदम से ध्यान में आ जाएंगी आप। तो यही सब चीज़ें। अब दोस्तों समांतर श्रेणी का व्यापक पद, ये एक चीज़ और होती है कि समांतर श्रेणी का व्यापक पद हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हमने मान लिया कि माना T1 T2 Tn एक समांतर श्रेणी है, T1 T2 Tn एक समांतर श्रेणी हमने मान लिया। अब T1 का मतलब है कि पहला पद, अब पहला पद हमेशा दोस्तों ए से निरूपित करते हैं, तो ए आ गया। अब ए के अंदर अब पहले पद की बात हो रही है, तो दोस्तों पहले पद की हो रही है तो 1 - 1 डी। अब 1 - 1 घटाएंगे तो 1 - 1 जीरो हो जाएगा, और आप सबको पता है कि जीरो को किसी भी संख्या से हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा जीरो ही आएगा। तो T1 पहला पद हमेशा क्या आ गया, ए आ गया। फिर T2 - T1 बराबर डी। हमने ऊपर ही ये चीज़ देखी है कि प्रत्येक पद वो अंतर वो हमेशा समान रहता है, इस अंतर को हम सार्वंत्र कहते हैं। तो T2 - T1 बराबर डी, सार्वंत्र आ गया। फिर T2 बराबर हम क्या लिखते हैं, T2 बराबर T1 + डी। अब T1 + डी क्यों लिखा, जैसे ऊपर एग्जाम्पल था 2, 5, 8 और 11, तो यहाँ पर T2 का अर्थ क्या है, 5। 5 कब आएगा, जब हम 2 में सार्वंत्र वो जोड़ देंगे। अब सार्वंत्र क्या है, प्रत्येक जो पद है, जैसे ये पद है इसमें से ये घटाएंगे या फिर 8 में से आप 5 घटा लो, तो जो अंतर है वो हमेशा समांतर श्रेणी में समान आएगा। तो यहाँ पर सार्वंत्र वो मतलब 3 हो गया। तो a + डी। अब a का मान यहाँ पर T1 है वो a है और सार्वंत्र है वो d है, T2 - T1 बराबर डी। तो T2 का मान आ जाएगा a + डी। अब a + डी को हम क्या लिखेंगे, क्योंकि n बराबर 2 है तो a + 2 - 1 बराबर डी, इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार हम लिखते जाएंगे, फिर T3 लिख देंगे। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, Tn बराबर a + n - 1 डी समांतर श्रेणी का ये व्यापक पद है। आपको ये सूत्र वो ध्यान में रखना है, इसके ऊपर प्रश्न लगभग एग्जाम में बना है दोस्तों, और आपके भी ये काम आएगा। और आपको ऊपर वाली चीज़ों में और कुछ नहीं याद रखना, सिर्फ ये चीज़ यह याद रखनी है, वो सिर्फ आपके समझाने के लिए था कि हम इस प्रकार वो ज्ञात कर सकते हैं। तो Tn बराबर a + n - 1 डी। अब दोस्तों क्या होता है कि परिमित कोई श्रेणी है, परिमित की हमने बात की है, मान लीजिए आपको ये अनंत तक नहीं जाना है और सिर्फ इतना ही लिख दी कि 2 + 3 + 5 + 7 + 9, मान लीजिए ये आपको दे दिया। तो इसमें दोस्तों हर एक में 2 है, मतलब वो पहला पद है वो 2 है और सार्वंत्र है वो भी कितना है, 1 मिनट, यहाँ पर 3 है वो गलत लिख दिया मैंने, 2, इसको 2 को हम मिटा देते हैं, ये नहीं है, 3 से शुरू हो रही है, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9। ये है दोस्तों समांतर श्रेणी है, जिसमें पहला पद है वो 3 है और सार्वंत्र वो डी दे रखा है, मतलब डी का मान कितना है, 2 है। तो ये होगी समांतर श्रेणी, और इसमें पदों की संख्या भी निश्चित है कि इसमें 4 ही पद हैं। तो ये है दोस्तों परिमित समांतर श्रेणी। अब परिमित समांतर श्रेणी में क्या होता है कि nवां पद अंतिम पद l कहलाता है, कि परिमित समांतर श्रेणी में जो अंतिम पद है उसको हम l भी लिख सकते हैं। तो l बराबर यहाँ पर Tn था वो यहाँ पर l हो जाएगा, l बराबर a + n - 1 डी। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये परिमित समांतर श्रेणी का है और ये आपको समांतर श्रेणी का व्यापक पद याद करने के लिए है। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं, आगे हम इसके ऊपर हम वो प्रश्न जरूर करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों एक और चीज़, ये लिखने का मतलब इतना ही है इरादा दोस्तों, क्योंकि जो प्रश्न है वो हो सकता है कि इस प्रकार भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा कथन है वो गलत है, कौन सा कथन है वो सही है, क्योंकि थ्योरी में से प्रश्न बन सकते हैं। तो किसी अनुक्रम का nवां पद दिया होने पर अनुक्रम समांतर श्रेणी, एपी का मतलब है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, तो शॉर्टकट में हम लिखेंगे एपी। तो किसी अनुक्रम का nवां पद दिया होने पर अनुक्रम एपी है या नहीं, इसको जांचने की क्रिया विधि है दोस्तों। nवें पद को हम Tn से लिख लेंगे, आपको प्रश्न में दिया होगा मतलब nवां पद ये है तो इसको हम Tn के बराबर लिख लेंगे। फिर Tn में n के स्थान पर n+1 लिख कर Tn+1 ज्ञात करेंगे और Tn+1 में से Tn को घटा देंगे। तो दोस्तों जो मान आएगा लास्ट में वो अगर n से स्वतंत्र है तो दिया हुआ अनुक्रम वो समांतर श्रेणी है, क्योंकि समांतर श्रेणी में दोस्तों आपने देखा होगा कि पूरी हैं वो संख्यात्मक मान ही आते हैं। ऐसे नहीं है कि मतलब उसमें कोई n आ जाए या और कुछ आ जाए, तो n से स्वतंत्र होना चाहिए। अगर n से अनुक्रम स्वतंत्र है तभी वो समांतर श्रेणी कहलाएगी। तो ये आपको तीनों चीज़ें वो ध्यान में रखनी है। और आपको प्रश्न वो किस प्रकार करेगा ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ है कि अनुक्रम Tn जिसका nवां पद 5n+2 है और ये एक समांतर श्रेणी है या फिर नहीं है, ये आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा कि Tn जो nवां पद दिया है उसको हम Tn बराबर लिख लेंगे, फिर n की जगह n+1 लिखेंगे, तो n की जगह n+1 लिखेंगे तो ये मान आ जाएगा दोस्तों, कुछ नहीं करना, 5n+7 आ जाएगा। फिर इसको Tn में से घटाएंगे, जो Tn+1 का मान आया उसको हम Tn में से घटाएंगे, तो 5n+7 - 5n+2, और ये अब सोल्व करेंगे तो 5 आ जाएगा। मतलब n यहाँ पर नहीं है, मान लीजिए यहाँ पर 5n आ जाएगा तो ये समांतर श्रेणी नहीं है, और यहाँ पर सिर्फ 5 आया है, n नहीं है,
तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समांतर श्रेणी है। अब आगे एक क्वेश्चन और है दोस्तों, एक और एग्जाम्पल था आपकी बुक में, ये मैंने किया नहीं है, ये आपको खुद करना है। ऊपर वाले जैसे हमने यहाँ किया है उसी प्रकार ये होगा, तो आप कर लेना। फिर आता है दोस्तों कुछ तथ्य हैं। अब तथ्य लिखने का भी कारण यही है कि हो सकता है कि क्वेश्चन वो बना ले एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन कहाँ से आते हैं कोई पता नहीं चलता दोस्तों, हो सकता है थ्योरी में से प्रश्न बन जाए। तो आप देख लेना, एक अनुक्रम समांतर श्रेणी नहीं होगा यदि nवा पद n में रैखिक नहीं है। nवा पद हमने ऊपर देखा, ये देखिए ये nवा पद है, ये देखिए यहाँ पर ये nवा पद है यहाँ पर 5n+2। अब रैखिक का मतलब है कि यहाँ पर स्क्वायर या क्यूब ये नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसे अगर कोई लिखा जाएगा ना 5n² + 2, तो ये हमेशा मतलब समांतर श्रेणी है वो नहीं होगी। ये आपको तथ्य है, आपको याद रखना है ये चीज़। तो नीचे वाला जो एग्जाम्पल है इसका उत्तर आपको मिल गया होगा, मतलब ये समांतर श्रेणी है वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर n² दे रखा है, लेकिन फिर भी आपको 16 वो करना है इसको। फिर आता है दोस्तों अगला, मतलब जो एक और फैक्ट है इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। यदि n पदों वाली समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्वंतर d है, तो श्रेणी का अंत से पीवा पद, अंत से मतलब यहाँ से 3, 5 + 8 + 11, तो इस प्रकार ये श्रेणी है वो लास्ट तक चल रही है। तो अंतिम पद यहाँ आएगा, मान लीजिए अंतिम पद है वो tn है, तो अंतिम पद से इधर वाला पूछ रहा है आपको कि पीवा पद है ना, वो प्रारंभ से n - p + 1वां पद होगा, और इसको हम a + n - p d से ज्ञात किया जाएगा। ये आप फॉर्मूला है दोस्तों, इसको याद रखना। इसके ऊपर प्रश्न आपकी बुक में नहीं है, लेकिन हम कल एक शायद एसआर से नीचे में कोई क्वेश्चन मिलेगा तो वो आपको करवा दूंगा, उससे आपके और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इसके ऊपर भी प्रश्न बना है दोस्तों पहले वाले जो एग्जाम हुए हैं उसमें, और आगे भी बनने की पूरी संभावना है। तो आपको ध्यान में रखना है कि कोई समांतर श्रेणी आपको दे रखी है, प्रथम पद उसका ए है और सार्वंतर डी है, तो श्रेणी का अंत से पीवा पद आपसे पूछे तो वो प्रारंभ से n - p + 1वां पद होगा, और इसको हम a + n - p कोष्टक डी द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इसके ऊपर प्रश्न मैं कल लेकर आऊँगा। अब बात करते हैं दोस्तों आगे, कुछ मतलब क्वेश्चन दे रखे हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको कुछ ज़्यादा इसमें सोचने की जरूरत है नहीं, कि आपको एक समांतर श्रेणी दे रखी है और इसका व्यापक पद है वो ज्ञात करना है। यहाँ पर 2, 8, 14, 20 आगे और पद आ जाए, तो आपको प्रथम पद है वो a है, a = 2 दे रखा है, और सार्वंतर आप ज्ञात कर सकते हैं। 8 में से 2 घटाएंगे, या 14 में से 8 घटाएंगे, या 20 में से 14 घटाएंगे, तो सार्वंतर वो एक ही आएगा। सार्वंतर सभी में अंतर, सार्वंतर आपने संधि विच्छेद वो कर सकते हैं, सार्व प्लस अंतर, तो सभी में अंतर है वो अंतर समान रहना चाहिए। तो d बराबर है वो 6 है, और tn बराबर a + n - 1d हमने ऊपर ज्ञात किया है फॉर्मूला व्यापक पद ज्ञात करने का, और इसमें आप मान रखेंगे तो आराम से कर लेंगे। n बराबर 6 है, मतलब n - 4 आ जाएगा इसका आंसर, ये हो गया इसका व्यापक पद। अब आगे है वो प्रश्न दोस्तों, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आए हैं, मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसा प्रश्न वो आपके एग्जाम में आता है। आपको ऐसे प्रश्न आज आपके प्रैक्टिस के लिए भी मैं देने वाला हूँ, जो आपकी प्रश्नावली के अंदर एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन थे वो आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। अब दोस्तों किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद 11 है और 9वां पद 7 है, तो 16वां पद आपको ज्ञात करना है। ऐसे प्रश्न बहुत इजी होते हैं दोस्तों, सिर्फ कैलकुलेशन है, प्लस की जगह अगर माइनस हो गया, माइनस की जगह अगर प्लस हो गया, तो फिर जो आपके आंसर आएगा वो भी आपको ऑप्शन में मिलेगा। ये खासियत होती है एग्जामिनर की, कि आपने अगर कोई भी गड़बड़ किया जो जनरली गड़बड़ होती है प्लस की जगह माइनस लिखने पर, वो आपके ऑप्शन जरूर मिलता है, और फिर आप देखते हैं कि मेरा सही है और घर आकर आंसर की मिलाते हैं तो गलत निकलता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आराम से करनी है दोस्तों। क्वेश्चन 80-90 होते हैं, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं आपसे, लेकिन जो किए वो एकदम 100% सही होने चाहिए। आपको कोशिश ये करनी है, वरना नेगेटिव मार्किंग में नेगेटिव चले जाएंगे क्वेश्चन। तो दोस्तों 5वां पद आपको 11 दे रखा है, तो 5वां पद मतलब tn की जगह t5 आ जाएगा, t5 बराबर 11। आप 11 के लिए क्या लिख सकते हैं, a + 4d, क्योंकि 5वां पद है, 5वां पद a + n - 1d, इस प्रकार यही तो फॉर्मूला है nवें पद का। तो n की जगह हमने 5 लिख दिया, तो 5 - 1 क्या आ गया, 4 आ गया, a + 4d, ये मैंने लिखा है यहाँ पर। 9वां पद 7 है, अब t9 यहाँ पर पद है वो 7 दे रखा है, और इसी प्रकार हम यहाँ पर मतलब 9 लिखेंगे n की जगह, तो 9 - 1 8 आ जाएगा, तो a + 8d आ गया। फिर आपको सॉल्यूशन करना आपको आता है कि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 11 में से 7 है तो 4 आ गया, और a से ये वो कैंसिल हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस का 4d, और d बराबर आ गया -1। तो आपको 1 के अंदर लिखना है, और 1 का मान वो आ जाएगा a बराबर 15। अब आपको फॉर्मूला लगाना है कौन सा, वही t16 बराबर a + n - 1d, 16 - 1 करेंगे तो 15d आएगा, और d का मान -1 है, तो मतलब t16 पद है वो 0 आ जाएगा। यह है दोस्तों, इस प्रकार आपको करना है। अगर इसके ऊपर दोस्तों कोई प्रश्न बनता है
तो आपको ऑप्शन से हो जाएगा आराम से कि n बराबर पहले आप 1 रख लेना, फिर n बराबर 2 लिख लेंगे, तो आपको ऑप्शन से भी ये समांतर श्रेणी वाले प्रश्न वो हो सकते हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाली वीडियो में किस प्रकार आप है वो प्रश्न कर सकते हैं। वो हम प्रैक्टिस करेंगे जो आपकी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो, ताकि आपके वो भी क्लियर हो जाए। हो सकता है जैसे रीट के अंदर देखा मैंने, हिंदी के अंदर 4-5 प्रश्न है वो 2018 वाले जो प्रश्न आए थे वही 2021 मतलब जो 20 है या 21 है इसके अंदर एग्जाम में दे दिए। तो दोस्तों ऐसा सेकंड ग्रेड में भी हो सकता है, क्यों किसी ने कोई मना तो किया नहीं है कि इसमें आ नहीं सकते। हो सकता है जो पीछे 4-5 जो एग्जाम हुए हैं उसमें से कोई प्रश्न आपको मतलब दे दे और पूछ ले, तो वो तो हमारा बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। तो इसमें ये पूछ रहा है कि क्या 185 समांतर श्रेणी का एक पद है या फिर नहीं है। जैसे 3, 7, 11, तो इसमें दोस्तों प्रथम पद है वो ए बराबर 3 है वो दे रखा है। सार्वंतर आप याद कर सकते हैं कि आपको 7 में से 3 घटाना है या फिर 11 में से 7 घटाना है, तो सार्वंतर वो 4 है। टी एन बराबर 185 हमको चेक करना है। टी एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 डी और टी एन है 185। अब कुछ नहीं, सिर्फ सोल्व करना है। सोल्व करने का तरीका आप सबको पता है दोस्तों, तो यहाँ पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों ये इसका पद क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों एक ये देखिए, एक मिनट, हाँ ये देखिए यहाँ पर n बराबर 91/2 + 1, मतलब प्राकृत संख्या वो नहीं आ रही है। n का मान प्राकृत संख्या जरूर होना चाहिए। हमने बात की है n हमेशा बिलोंग्स टू किसको करेगा, प्राकृत संख्या को करेगा, और प्राकृत संख्या का हमेशा मान है वो मतलब पॉजिटिव ही आता है, पॉइंटों में मान है वो नहीं आता है प्राकृत संख्या। तो ये समांतर श्रेणी का एक पद है वो नहीं है। ये आपके मतलब एग्जाम्पल थे, तो मैंने आपसे कहा है कि एक भी प्रश्न वो छोड़ूंगा नहीं, और आप देख सकते हैं एक भी प्रश्न मैं नहीं छोड़ रहा। और इसके अलावा दोस्तों समांतर श्रेणी 4, 9, 14, 19 का कौन सा पद 124 है, ऐसे प्रश्न भी दोस्तों आए हुए हैं एग्जाम में। जैसे इजी प्रश्न आते हैं तो इस प्रकार के प्रश्न वो पूछे जाते हैं एग्जाम में, और हार्ड प्रश्न आते हैं तो वो भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा कि इस प्रकार के प्रश्न वो हार्ड पूछे जाते हैं। तो टी एन बराबर 124 हमको ज्ञात करना कि कितने नंबर का ये पद है, वही फॉर्मूला लगाना है। एक ही फॉर्मूला है दोस्तों, ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर 124 है, और ए का मान आपको 4 दे रखा है, डी का मान आप सार्वंतर ज्ञात कर सकते हैं, बहुत बार हमने ज्ञात कर लिया। तो डी का मान आ जाएगा 5 बराबर 124, एन माइनस 1 5 बराबर 124, और एन माइनस 1 का मान 24 आ जाएगा, और ए की इधर आ जाएगा, पक्षांतरण कर देंगे तो एन बराबर वो 25, मतलब जो 25वां पद है वो 124 है इस समांतर श्रेणी का। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। इसके अलावा ये देखिए, ये मैंने क्वेश्चन लिया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शायद दोस्तों जितने भी जो पेपर हुए हैं उसमें 1% ऐसा जरूर आता है, या तो फिर आपको ये मतलब एनवा पद याद कराए, या फिर दोस्तों एन पदों का योगफल जो हम कल करने वाले हैं। इस समांतर श्रेणी जो आपकी मतलब टॉपिक है उसमें पहले एनवा पद ज्ञात करना, जो हम आज कवर कर चुके हैं, इसके प्रश्न मैं आपको देने वाला हूँ। इसके बाद दोस्तों इसके अगले हम जो कल पढ़ेंगे वो है एन पदों का योगफल। उसमें भी दोस्तों एज इट इज ऐसा प्रश्न बनता है, वो प्रश्न या ये प्रश्न पीवा पद क्यों, इसमें ये प्रश्न क्यों आते हैं दोस्तों, घुमाने के लिए कि बच्चे हैं वो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज होंगे, यार क्या दे रखा है, पी है यहाँ पर क्यों है, तो इसमें गलतियाँ वो ज़्यादा हो जाती है। इसलिए ऐसा प्रश्न बहुत बार आया है 2018 वाले एग्जाम में, और उससे पहले वाले एग्जाम में भी ये प्रश्न जरूर बना है। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आज की वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको बोलूँगा, ये क्वेश्चन आपके गड़बड़ है वो नहीं होनी चाहिए दोस्तों, बहुत आसान है वैसे। जैसे इस समांतर श्रेणी का पीवा पद है वो क्यू और क्यूवा पद है वो पी, तो एनवा पद आपको ज्ञात करना है। तो सीधा वही टीपी बराबर क्यों आपको दे रखा है, तो टीपी का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे टी एन का होता है उसी प्रकार टीपी का हो जाएगा। टी एन का क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 और डी, तो उसी प्रकार पी का क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर एन की जगह पी लिखेंगे तो यहाँ पर भी पी हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। ए प्लस पी माइनस 1 डी, और आपको क्या दे रखा है, आपको क्यूआ पद है वो दे रखा है पी, तो टी क्यू बराबर हम पी लिखेंगे तो ए प्लस क्यू माइनस 1 डी। उसी प्रकार हम घटा देंगे, घटाना आपको आता है कि जहाँ पॉजिटिव निशान होता है वहाँ नेगेटिव हो जाता है, तो यहाँ पर नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव यही भी नेगेटिव, ए से ए इकट्ठा हो जाएगा, और क्यू माइनस पी, तो ए से ए कट हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया है, आप लिखो या नहीं लिखो एक ही बात है। पी माइनस 1 माइनस का क्यू और माइनस अंदर मतलब अंदर गुना होगा तो फिर माइनस माइनस वो प्लस होता है, और डी का मान आ जाएगा -1, और फिर एनवा मतलब डी का मान है वो -1 है, -1 यहाँ पर आप लिखेंगे तो ए का मान आ जाएगा। ये देखिए आप नीचे चलते हैं थोड़ा, क्यू का मान बाई 1 से हम ज्ञात कर सकते हैं या बाई 2 से ज्ञात कर सकते हैं, कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी भी जो समीकरण है उसमें मान रखेंगे तो ए का मान है वो ज्ञात हो जाएगा। ए का मान है वो क्यू प्लस पी माइनस 1। अब बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, अंदर है मान लीजिए ये माइनस आपने यहाँ पे मतलब मल्टीप्लाई नहीं किया, तो इसका मान क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा क्यों, और ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, फिर आंसर वो गड़बड़ हो जाएंगे, और जो गड़बड़ होगा वो आपको जरूर मिलेगा ऑप्शन के अंदर, और आप खुश होंगे एग्जाम देकर, और घर आएंगे मिलाएंगे आंसर की से, तो वहाँ पर आपका गलत निकलेगा। तो ऐसी गड़बड़ नहीं करनी है। जो प्रश्न आपको आ रहे हैं जो इजी लग रहे हैं उस पर आपको ज़्यादा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, और आप आराम से दोस्तों कर लेंगे।
आपको ज़्यादा तनाव में आने की ज़रूरत है नहीं। फिर आप एन व पदों आराम से ज्ञात कर सकते हैं, हमने बहुत बार कर लिया। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी, और ए का मान लिख देंगे और डी का मान वो लिख देंगे, तो आपके उत्तर है वो आ जाएंगे, आंसर है दोस्तों ये। अब ये है दोस्तों पूरी एग्जाम्पल, और ये एक मैंने क्वेश्चन लिया है, और बाकी की जो एक्सरसाइज है ये मेरे को अच्छा क्वेश्चन लगा क्योंकि एग्जाम में बनता है, इसलिए मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन है वो करवाया है। अब बाकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको जो आपका ग्रुप है उसके ऊपर डाल रहा हूँ, और आपको दोस्तों ऐसा नहीं करना कि यार आज से तो शुरुआत हुई, हम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, वरना हर दिन वीडियो आएगा दोस्तों। मेरी पूरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं कम से कम 4-5 वीडियो एडवांस बना के रखूँ। आज नहीं बनाए हैं, आज ही बना रहा हूँ, लेकिन आगे आने वाले दिनों में धीरे धीरे रूटीन है वो बन जाएगा, और आपको एक फिक्स टाइम पे हम एक फिक्स टाइम रखेंगे कि इतने बजे आपको वीडियो मिले ही, तो मतलब मिले ही। रविवार एक दिन ऑफ रहेगा 7 दिन में, वो कोई भी दिन हो सकता है, आपको 6 वीडियो जरूर मिलेंगे। और धीरे धीरे अगर सिलेबस हमारा मतलब धीमी गति से चलेगा तो हम वीडियो को संख्या वो बढ़ा देंगे, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि